मिला है कि फाइब्रॉयड बनता है। कोई कारण स्पेसिफिक नहीं है, उसमें कोई पहले से तैयारी कर सकते हैं कि नहीं बने, ऐसा कुछ है नहीं। सेकेंडली ज्यादातर फाइब्रॉयड, ज्यादातर हम लोग बोल रहे हैं कैंसरस नहीं होता है। जी जी, तो खाली फाइब्रॉयड रहने पर ही कोई जो सर्जरी कर देगा या कुछ होगा, ऐसा नहीं है जी। थर्ड, कोई मेडिसिन ऐसा नहीं है कि फाइब्रॉयड को गला दिया जाएगा वगैरह। वो छोटा होता है और बहुत धीमा ग्रो करता है। इनफैक्ट फाइब्रॉयड लेके भी लोग प्रेग्नेंट भी होती है, जीवन भी चला जाता है, होल लाइफ चला जाता है। फाइब्रॉयड जब तक एक महिला का पीरियड चलता रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत ग्रो करेगा। जहां उसका मेनोपॉज हो जाएगा तो जिस तरह है वही रह जाएगा और बढ़ेगा नहीं। तो कभी कभी कोई सर्जरी होता है, कभी बहुत बड़ा है, कभी किसी को दिक्कत हो रहा है फाइब्रॉयड से, पीरियड ज्यादा होता है, पेन होता है, तब हम लोग बोलते हैं सिम्टोमेटिक है, तब जाके उनको हम लोग कभी सर्जरी करते हैं। अदरवाइज मेडिकल मैनेजमेंट ही काफी होता है। बहुत मुश्किल बात हो गई। तो इसको फिर इससे समस्याएं क्या होती है फाइब्रॉयड से, मतलब डिस्कम्फर्ट क्या क्या हो जाता है? मैक्सिमम फाइब्रॉयड एसिम्टोमेटिक, मैक्सिमम फाइब्रॉयड एसिम्टोमेटिक मतलब कोई सिम्टम नहीं, किसी को जानकारी तक नहीं है। कभी अल्ट्रासाउंड करने पर कभी मालूम चलता है। सिम्टम होता है जब पेन होता है, बहुत अधिक पेन होता है, महीने का टाइम में बहुत ज्यादा है, उसको लाइटली नहीं लिया जाता है। किसी का भी महीने में पेन बार बार हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, थोड़ा एक इलाज करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेकेंड सिम्टम हो गया ब्लीडिंग, बहुत अधिक ब्लीडिंग, बार बार ब्लीडिंग होता है, तो ये सिम्टम होता है। ये सब हो गया आपका सिम्टोमेटिक फाइब्रॉयड। इसका इलाज करना चाहिए। इसका कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट हो या सर्जिकल मैनेजमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सिम्टोमेटिक। आप मतलब ये कह रहे हैं कि सिम्टम को ही हटाया जा सकता है, फाइब्रॉयड को नहीं? फाइब्रॉयड को हटाने का कोई ऐसे दवाई है नहीं। कुछ दवाई है, हम लोग जो उसको सिम्टम को घटाते हैं। फाइब्रॉयड को घटाने का सिर्फ सर्जरी ही एक उपाय होता है, बट बहुत छोटा फाइब्रॉयड में सर्जरी उचित नहीं रहता, बेकार में सर्जरी करके परेशान नहीं होना चाहिए। तो मतलब कोई और कारण से सर्जरी हो तो क्या फाइब्रॉयड निकाला जा सकता है? ना, ऐसा भी नहीं। कैन बी डन। अगर हम लोग कोई और सर्जरी, मानो किसी का आज अपेंडिक्स का सर्जरी हो रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि चलो फाइब्रॉयड है, एक तो सर्जरी हो, इसको निकाल दिया जाए कि नहीं। एक चीज है कि हर एक डिसीजन फाइब्रॉयड का सर्जरी हो या ना हो, फीमेल का उम्र देख के किया जाता है। आज किसी का एक टीनेज उम्र है, या उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते, नहीं छेड़ेंगे उसको। यूट्रस में कुछ कटाई करेंगे, सिलाई करेंगे, फिर उसको आगे का हमको सोचना है। तो जरूरी नहीं है कि एक फाइब्रॉयड दिखा तो ऑपरेट कर दिया जाए। सिर्फ काफी बड़ा है और उसको कभी सर्जरी करना जरूरी है, तो एक बार में भी सर्जरी एक साथ किया जा सकता है। तो ऐसा क्या हो सकता है, समझ लीजिए कोई एक महिला जो माँ बन चुकी है, अभी उनको और आगे प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू, मतलब प्रेग्नेंट नहीं बनना है, तो उस समय उनको फाइब्रॉयड हो, क्या तो आप उसको फिर करेंगे, या फाइब्रॉयड निकालने पर क्या वो उनका फोर्स्ड मेनोपॉज हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, मेनोपॉज का मतलब सिर्फ ब्लीडिंग बंद हो जाना ही नहीं है। मेनोपॉज का मतलब कि ओवरीज का फंक्शनिंग बंद हो चुका है। तो जिन लोगों का कभी सर्जरी होता है, और सर्जरी अलग अलग किस्म का होता है कि बच्चादानी को काट दिया जाता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मेनोपॉज, उसको बोलते हैं। ब्लीडिंग उसका बंद हो चुका है, लेकिन अगर ओवरीज को हम लोग नहीं कटे तो ओवेरियन फंक्शन, जो हार्मोन वगैरह है, वो कंटिन्यू रहेगा। तो खाली यूट्रस कटा देना मतलब मेनोपॉज हो चुका है, जरूरी नहीं है। उसको हम लोग सर्जिकल मेनोपॉज, खाली ब्लीडिंग उनका बंद हुआ है। जिन लोग का हम लोग ओवेरीज तक निकाल देते हैं, हाँ, तब एक स्थिति आता है कि हम लोग उनका टोटल मेनोपॉज कर देते हैं। वो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड मेनोपॉज। बट ये सब बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए किसी को जब सर्जरी होता है। जी, जब इन सब चीज़ों की बात आती है तो डॉक्टर, हम आजकल बहुत ये सब चल पड़ा है कि इनफर्टिलिटी, जो माँ बनना चाहती हैं महिलाएं लेकिन माँ नहीं बन पाती है, और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, महिलाओं का प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें नेचुरल होती है, बहुत सारी चीज़ें मेडिकल होती है। इसमें बैलेंस करना एक साधारण इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्या नेचुरल है, कभी क्या कोई संयोग बनेगा तब माँ बन सकती है, या कुछ इंटरफेरेंस, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें में बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ये कैसे कोई डिसाइड करे कि भाई डॉक्टर के पास चले ही जाना चाहिए? कोई भी अगर हस्बैंड वाइफ एक साथ है, नॉर्मल संबंध में है, एक साथ का मतलब एक साथ, ऐसे नहीं कि कोई दिल्ली में कोई मुंबई में, जो आजकल काफी दिखता है, एक साथ है और नॉर्मल संबंध में है, और उनका उम्र 35 से कम है,
1 साल अगर हो चुका है, उनको कोई प्रेगनेंसी हुआ नहीं, तो बेटर है एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। 1 साल का क्राइटेरिया। लेकिन किसी का 35 का ऊपर हो चुका है तो 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 6 महीने का क्राइटेरिया होता है। तो इसे बेसिक क्राइटेरिया प्रेगनेंसी नहीं होने का अलग अलग कारण है। 30 to 40% तो आजकल के दिन में हम लोग देखते हैं कि अननोन कॉज, कोई कारण ही नहीं मिलता है। फिर उसमें स्ट्रेस लेवल बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज हो जाता है। स्ट्रेस लेवल, आप मेल का बोलिए फीमेल का बोलिए, दोनों का स्ट्रेस लेवल। तो 30 to 40%। बट अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि हमको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम सही ढंग से सब चल तो रहा है। एक ओव्यूलेशन पीरियड, फर्टाइल पीरियड होता है, उनका जानकारी होना चाहिए। थोड़ा बहुत मेडिसिन कभी हेल्प करते हैं। सेकेंडली, एक अधिक टाइम हो चुका है, 1 साल के ऊपर, और प्रेगनेंसी नहीं बैठा, तो देखना चाहिए कोई प्रॉब्लम तो कहीं और नहीं है। कहीं यूट्रस में, ट्यूब में, फंक्शन में, पुरुष में भी काफी प्रॉब्लम होता है, तो स्पर्म काउंट वगैरह, तो वो उसका एक बेसिक जांच वाच होना चाहिए, डॉक्टर के पास मिलना चाहिए अगर 1 साल के ऊपर हो चुका है। जी। और क्या कोई खान पान या लाइफस्टाइल ये सब इफेक्ट करता है? आपने अभी अभी कहा स्ट्रेस के बारे में, या मैं पूछूंगी कि स्ट्रेस तो एक चीज़ है ही, हर तरह से ख़राब है, चाहे प्रेगनेंसी के बारे में हो या मेनोपॉज हो या कोई भी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, साइकोसोमैटिक हो जाता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि क्या खान पान में ऐसा कुछ है जो जिससे हमें परहेज़ करना चाहिए, या जिस तरह के खाने की चीज़ों को हमें ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम ना हो? ऐसा कुछ है क्या? नहीं, खान पान से इनफर्टिलिटी का ऐसे कोई संबंध है नहीं, बट ज्यादातर ऑक्सीडेटिव, जैसे हम लोग बोलते कुछ दवाई खा लो एंटीऑक्सीडेंट्स, वो हर प्रकार का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जी। तो ऑक्सीडेशन का मतलब कि आजकल हम लोग फल वल लेना कम कर दिए। बहुत ज्यादा पैकेट फूड होता है, जंक फूड होता है, जो भी फूड होता है फ्रिज से निकल के माइक्रो वही होता है, और जैम खा लिए तो लगता है कि फल खा लिया हो। तो हमेशा मीठा पे कम होना चाहिए नजर। मीठा इज अ शुगर इज अ बिग स्ट्रॉन्ग पॉइजन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। समटाइम्स इट इज सेड कि शुगर इज अ मोर पॉइजनस देन निकोटिन। हाँ जी, हम लोग इतना शुगर हम लोग का खान पान में होता रहता है, तो हमेशा उसका कंट्रोल होता है। एक यंग ग्रुप होता है, एज ग्रुप, जब आपका जब प्यूबर्टी लेवल बढ़ रहा है तो उसमें खाने पीने का बहुत इच्छा करता है। माँ बाप भी सोचते हैं बच्चे लोग खा रहे हैं तो सही है, लेकिन उसमें वजन भी बढ़ जाता है। एडोलेसेंट ओबेसिटी इज वेरी वेरी कॉमन टूडेज डेट। तो पहले से थोड़ा बहुत खान पान, बट इनफर्टिलिटी को लेकर ऐसा नहीं। निकोटिन, तंबाकू पे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है। जो व्यक्ति निकोटिन का ये करते हैं, मेल हो या फीमेल, मेल में तो आपका स्पर्म मोटिलिटी एकदम घट जाता है जी, और फीमेल में भी एक इफेक्ट आता है। तो तंबाकू एकदम किसी प्रकार से हम लोग अवॉइड करना चाहिए, पान में हो या स्मोकिंग में, किसी भी तरह से। जो महिलाएं माँ बनना चाहते हैं या जो पुरुष पिता बनना चाहते हैं, निकोटिन तो ज़रूर अवॉइड करें। हम वो प्रश्न जो आया था उससे पहले बात कर रहे थे ये प्यूबर्टी की या इन सब चीज़ों की। तो एक ये चीज़ चलता है कि अभी भी एक तो कॉमन सेंस की बात है कि जब किसी का पीरियड चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज ना करें। लेकिन समझ लीजिए कोई रेगुलरली एक हल्का एक्सरसाइज कर रहे हो और उस समय पीरियड्स हो जाए, पीरियड्स के समय कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक्सरसाइज एकदम से बंद कर देनी चाहिए, या अगर बंद कर देनी चाहिए तो कितने दिनों तक, 3 दिनों तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, या जब तक हो रहा है तब तक? ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी का कोई फिजिकल एक्टिविटी से ब्लीडिंग बढ़ जाएगा या घट जाएगा ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं। तो एक लेडी अपना पीरियड्स के दौरान सब नॉर्मल कामकाज वैसे के वैसे ही कर सकती है। बस खाली है कि उनको कंफर्ट होना चाहिए। एक ब्लीडिंग हो रहा है, उस बीच में किस आधार पे ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, हाइजीन से मेंटेन करना चाहिए। और ऐसा कुछ है ही नहीं कि कामकाज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें ब्लीडिंग बढ़ जाएगा। शी कैन डू ऑल नॉर्मल एक्टिविटी, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन लोग अपना सब नॉर्मल खेल कूद कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे कुछ, और कभी कभी किसी कारण से, अभी मैं कारण तो नहीं गिनाऊंगी, लेकिन किसी कारण से कोई कुछ मेडिसिन ले लेता है पीरियड को डिले करने के लिए, तो वो कहाँ तक सही है या कहाँ तक एकदम सही है नहीं है, एकदम टोटली गलत है। मेडिकल साइंस इसको अप्रूव ही नहीं करता। ये ज्यादातर इंडिया में देखा गया है जी। एक तो कोई पर्व हो रहा है, घर में कोई फंक्शन हो रहा है। सेकेंडली सिर्फ ये सब हार्मोनल मेडिसिन होता है जो अपने आप से ले जाता है। सेकेंडली आज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया आई पिल खाने का, वो एक फैशन हो चुका है कि एक रिलेशनशिप हुआ है, आई पिल खा लिए। सब किसी को समझना चाहिए कि आई पिल हो या कोई मेडिसिन जो पीरियड डिले करने का हार्मोनल मेडिसिन है जी। सब तो अपना कन्वीनियंस के लिए खा ही लेता है। शायद पीरियड नहीं भी हुआ, जो भी हुआ, प्रेगनेंसी नहीं भी बैठा, बट उस दवाई से अगला 2-3 महीना का इरेगुलर पैटर्न एक पीरियड हो जाएगा। आप शरीर में एक आर्टिफिशियल हार्मोन अनजाने आप ले चुके हो, और उसका
भुगतान तो बाद में होगा ही, इरेगुलर पीरियड हो गए तो नॉर्मली वी डू नॉट अप्रूव अनलेस कुछ अप्रूव, बट अगर लेना भी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, ना कि फार्मेसी से एक दवाई उठा लो, वो सही नहीं है। बिल्कुल। चलिए एक कॉलर है हमारे यहाँ। नमस्ते। नमस्ते, मैं डॉक्टर बिहार के वैशाली जिले से। वैशाली से बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। आप मतलब किसके लिए खास करके समस्या किसकी है? आपकी बहन की है, माँ की है, माता की है? नहीं, मैं पेशेंट देखता हूँ तो मरीज को बहुत को गांठ हो जाता है, तो क्या दोहरा भी सकता है गांठ? हाँ, गांठ के बारे में एक सवाल आया था, अब फिर से पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पेशेंट देखता हूँ, लेडीज जेंट्स दोनों जी। तो बच्चेदानी में जो गांठ हो जाता है उस ऑपरेशन के बाद भी दोहरा जाता है गांठ? नहीं, देखिए बच्चादानी में कभी गांठ होता है तो अगर सर्जरी करके हम लोग गांठ निकाल देते, बच्चादानी नहीं निकाले, सिर्फ गांठ निकालते, यस कभी कभार दोबारा भी बनने का संभावना होता है, दोबारा भी संभावना होता है। तो किसी को भी ऑपरेशन कराने से गांठ निकालने का उनको ये भी जानकारी होना चाहिए, ये शायद 2 साल, 1 साल, 5 साल होने का संभावना है, होगा ही ऐसा नहीं है, बट संभावना है, यस। अच्छा, ये गांठ दोबारा हो सकता है? हाँ जी। और ये गांठ निकाले और बच्चादानी ना निकाले तो प्रेग्नेंट भी हो सकती है? निश्चित होगा, डेफिनेट। जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। हाँ ठीक है डॉक्टर, तो हम लोग बात कर रहे थे कि खान पान के बारे में, आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज भी नॉर्मल जो कर रही हैं वो कर सकती हैं, स्पोर्ट्स मैन या जो डांसर्स हैं, जो भी है जो रेगुलर करती है। और नए से अगर अचानक किसी को शुरू करना है कि भाई आज से तो हम एक्सरसाइज करेंगे, तो वो पीरियड के दौरान नहीं करनी चाहिए, क्या या आप यही कहेंगे? नहीं, कोई अगर नया से कर रहा है, आप पीरियड का दौरान हम डांस क्लास ज्वाइन कर लिए हैं, या तो कर लिए, कोई बात नहीं है, तो उसी दिन पीरियड्स हो गया भाई, फिर इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते जाएंगे? नहीं, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है जी। उनको अगर कोई ऐसे दिक्कत, शरीर में दिक्कत नहीं है, कोई दर्द नहीं है और ब्लीडिंग पैटर्न नॉर्मल है, वो नॉर्मल काम का, ऑफिस जाने वाली तो घर पे नहीं बैठती है ना, तो नॉर्मल सब कुछ ही कर पाएगी, बट वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। अगर हम ठीक ठाक है, हम चल फिर रहे हैं, हमको इतनी दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ डांस क्लास वगैरह सब कुछ, जिम विम सब कुछ ही कर सकती है, सब कुछ कर सकती हैं। ठीक है, अब बच्चों मतलब यंग टीनेजर्स की बात हो गई, महिलाओं की बात हो गई, अब आते हैं मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज में जिस तरह से एक छोटी बच्ची 10 साल की, 11 साल की डरती रहती है कि कब मेरा पीरियड हो और कब क्या हो जाएगा, पता नहीं कितना दर्द होगा कितना नहीं, उतना ही शायद महिलाएं डरती हैं कि जब मेरा मेनोपॉज हो जाएगा तो मेरे मन से, मेरे दिलो दिमाग में क्या होगा, मेरे शरीर में क्या होगा, मैं शायद एकदम यूजलेस हो जाऊंगी या समाज में मेरा कोई पहचान नहीं रह जाएगा। इस तरह के कई तरह के सवाल, कंफ्यूजन कहिए या जो भी कहिए, होता रहता है। तो आप एक जनरल बता दीजिए कि मेनोपॉज में डरने वाली क्या बात है या ना डरने वाली क्या बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेनोपॉज एक नेचुरल सिस्टम है बॉडी का, जी। हर किसी को एक्सेप्ट ही कर लेना चाहिए, कभी ना कभी होना, जैसे किसी को माहवारी हो रहा है, पीरियड्स हो रहा है, तो एक टाइम में बंद भी होगा, वो नॉर्मल है। किसी भी फीमेल जो 40 साल का ऊपर है, उनको अगर कोई कारण से महीना बंद हो चुका है, पूरी 1 साल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि महीना बंद हो चुका है जी। नॉर्मल एज इंडिया में जो है वो आपका 47-48 माना जाता है। किसी किसी का अर्ली होता है, किसी का लेट भी होता है, फिर किसी का कितना बच्चा वगैरह है उसको भी निर्भर करके मेनोपॉज का थोड़ा एज आता है। सेकेंडली, मेनोपॉज का बाद आज कोई भी कारण से ब्लीडिंग किसी को हुआ, आज मानो किसी को पीरियड बंद हो गया 1 साल के लिए और वो मान चुकी कि मेनोपॉज हो चुका है, अब 1 साल का बाद कोई भी कारण से दोबारा पीरियड हुआ, उसको पीरियड नहीं माना जाता, उसको ब्लीडिंग माना जाता है और उसका तुरंत डॉक्टर के पास चेकअप होना चाहिए। मेनोपॉज जब होता है खाली एक पीरियड बंद हो गया, महीना बंद हो गया नहीं, शरीर में अलग अलग हार्मोन का डिप्लेशन होना शुरू होता है। सेकेंडली, कुछ इमीडिएट इफेक्ट आता है 1-2 साल के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं हॉट फ्लैशेस, शरीर में एकाएक गर्माहट, इरिटेबिलिटी, जॉइंट पेन थोड़ा बहुत होता है, कैल्शियम का डिप्लेशन शुरू हो जाता है। शरीर में जो फीमेल का कैल्शियम ज्यादातर बनता है वो आपका हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन से अधिक होता है। इसलिए इमीडिएटली जहां हम लोग मेनोपॉज हो रहा है या प्री मेनोपॉज, उसी टाइम पे हम लोग थोड़ा बहुत मेडिसिन सप्लीमेंट करते हैं। आजकल नया नया मेडिसिन आ चुका है, हार्मोन सप्लीमेंट थेरेपी भी आ चुका है, रिप्लेसमेंट थेरेपी जो बोलते हैं, जहां हार्मोन का कमी हो रहा है, बॉडी में एक वीकनेस वगैरह, एक लेथार्जी वगैरह आता है, उसको काउंटर करने के लिए। तो इंडिया में इसका एक्सेप्टेंस थोड़ा कम था, बट अभी आज के दिन में तो काफी एक्सेप्टेंस हो चुका है। हम लोग नॉर्मल भी आजकल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कर चुके हैं।
सो ऐसे कुछ किसी को घबराना नहीं, वो एक नॉर्मल चीज़ है, उसको एक्सेप्ट करना है। बट जहाँ दिक्कत हो रहा है उस वक्त एक कंसल्टेशन डॉक्टर से करा लेना उचित रहता है। आप अपनी बातों में कह रहे थे कि जब मेनोपॉज होने वाला हो रहा होता है तो एक डॉक्टर को या एक महिला को कैसे पता चलेगा कि मेनोपॉज शायद होने वाला है? हाँ, तो मतलब आपने कहा कि 1 साल तक, अब 1 साल तक नहीं हुआ होगा उतना नहीं, उससे पहले ही कोई निशानी, कोई सिग्नल की ऐसा हो सकता है? ज्यादातर हम लोग बोलते हैं कि प्री मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज। जी जी। इसमें थोड़ा इरेगुलर पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग होने का संभावना रहता है, जैसे 2 महीना पीरियड नहीं हुआ फिर जाके हुआ, या इरेगुलर थोड़ा हेवी हो गया, कभी महीना में 2 बार इरेगुलरिटी होना संभावना है। तो सेकेंडली एक बॉडी में जैसे बोले हॉट फ्लैशेस एक वगैरह होता है, तो एक इरिटेबिलिटी होता है, थोड़ा एक चेंज होता है, एक लेथार्जी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीमेनोपॉज। कभी कभी इसको जानकारी करना बहुत मुश्किल होता है, बट हर एक फीमेल को शरीर में कोई ना कोई एक उसको बदलाव महसूस होगा। जहाँ कुछ बदलाव नजर आ रहा है और इसके साथ पीरियड का साथ रिलेशन है, शरीर में या मन में, माने साइकोलॉजिकल, शरीर में तो है ही है और मन में भी होगा, मन में भी होगा। जी, एक कॉल आया हुआ है, हम उस कॉल को लेंगे। नमस्ते, अपना नाम बताएं और सवाल भी बताएं। मैं उत्तम कुमार भगत बोल रहा हूँ। उत्तम कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? झारखंड से, पाकुड़ झारखंड से। हाँ, चलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुरुष के से ज्यादा, मतलब महिलाओं से ज्यादा हार्ट अटैक पुरुष में ज्यादा होते हैं क्या? ऐसा भी है कुछ? देखिए, पहले तो वो मैंने डिपार्टमेंट है नहीं, बट एक डॉक्टर के हैसियत से हम ये बोल सकता हूँ कि है नहीं ऐसा कोई स्टडीज। कुछ स्टडी हो जाता है कि इस उम्र में फीमेल में ज्यादा, मेल में ऐसा कुछ है नहीं। हार्ट अटैक का रेट बराबर है मेल और फीमेल में, बट ये हार्ट का जो कार्डियक वाला डॉक्टर उन लोग से बेटर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। ये जाते जाते हमारे पास थोड़ा सा ही समय बचा है। मैं ये जो सवाल मैं पूछ रही थी उसी के से संबंधित एक और पूछूंगी। ये प्री मेनोपॉज जो आप कह रहे हैं, हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं या हो रहा है, तो समझ लीजिए ऐसा एक सिचुएशन हो, किसी कारण से वही महिला जिनका मेनोपॉज होने वाला हो और वो लगे कि अब तो मैं माँ नहीं बन सकती, वो अब तक माँ ना बनी हो, उस समय क्या उसको डिले किया जा सकता है या कुछ किया जा सकता है क्या? मेडिकल साइंस में कुछ भी हो सकता है, आजकल बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ये सवाल मेरे मन में था, तो ये मैं पूछ रही हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज, हाँ, हम लोग उसको थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं कि वगैरह जो अंडादानी में से अंडा वगैरह कम हो जाता है, घट जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस का काफी आगे तक अभी डेवलपमेंट हो चुका है। जी। इनफैक्ट हम लोग का, मेरा अंडर में काफी मेनोपॉज का बाद भी बच्चा हुआ है। अच्छा, डेफिनेटली। वाह, तो इसको बोलते हैं, हाँ, उसको फिर नेचुरल प्रोसेस नहीं, उसमें थोड़ा अलग किस्म आ जाता है, आईवीएफ बोलते हैं, एग डोनेशन वगैरह आता है, सब कुछ है आजकल। फिर उन्हीं के एग से नहीं, उन्हीं का तो एग्स होता नहीं, उसको एग डोनेशन बोलते हैं वगैरह, हाँ, तो उस टाइप का किसी और का एक फीमेल का एग्स, बट उन्हीं का प्रेगनेंसी हुआ है। तो आफ्टर मेनोपॉज भी प्रेगनेंसी हुआ है। ये काफी, तो कहीं और छोड़ दीजिए, शिलोंग में हम लोग का अंडर में हुआ है। सेकेंडली, आजकल इतना ज्यादा ही टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है कि नया नया थेरेपी आ रहा है, जो स्टेम सेल थेरेपी, वो बहुत किसी को जानकारी शायद नहीं होगा। स्टेम सेल थेरेपी में एक अभी काफी स्टडीज भी चल रहा है, अपना देश में भी चल रहा है, उसमें कि एग्स को रीजेनरेट किया जाता है। तो ये सब काफी अर्ली अभी है, अभी कहना मुश्किल, आज से 5 साल 10 साल बाद ही मालूम चलेगा, बट कुछ स्टडीज हुआ है जो पॉजिटिव रिजल्ट भी देखा गया है। तो आगे तो कहाँ पर मेडिकल साइंस जाने वाला है कहना बहुत मुश्किल है, बट सब कुछ का एक एज होता है। 45-46 में मेनोपॉज में नेचुरल प्रेगनेंसी होने का संभावना घट जाता है, नेचुरल जो हम बोले, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अलग मेथड होता है जो आईवीएफ वगैरह है, जो पॉसिबिलिटी तो फिर भी है। जी, बहुत बहुत जानकारियाँ मिली हम लोगों को। ये सबसे ज़रूरी ये चीज़ यही है कि हम जानकार रहे और हमें पता चले कि किस समय हमें मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है, कब हम डॉक्टर के पास जाएं, ख़ास करके तब जब हम महिलाएं, हमारे पास जो एक हम शर्माते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए और हमें लगता है कि सब कुछ नेचुरल है। तो आज डॉक्टर साहब से बात करके मुझे तो इतना ही पूरा समझ में आया कि ये टीनेजर हो या मैरिड महिला हो या फिर कोई वरिष्ठ महिला हो, सब किस समय
एक्चुअली अपना वो नेचुरल ये प्रोसेस से बाहर जाकर के एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस बात की जानकारी हम लोगों को डॉक्टर साहब से मिली। और हम यही कहना चाहेंगे, साहिब पुरुष हो, अपनी माँ बहन या बेटियों के लिए जानकार रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये समस्याएं नहीं हैं तो ये समस्याएं आपके सामने समाज से नहीं आएंगी। इसीलिए गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ जानकार रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। फिर से आपसे मुलाकात होगी, हमारे स्टूडियो में आप आइएगा और बहुत सारे श्रोता अपने समस्याएं आपके साथ साझा करेंगे और आपसे जानकारी लेंगे। धन्यवाद सब श्रोताजन को। थैंक यू। नमस्कार।